तो मैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं स्पर्श पीएससी एजुकेशन में। और आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है नर्वस सिस्टम, जिसको हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र। तो इसमें बेसिकली जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो हमें पढ़ना है ब्रेन, मतलब आपका मस्तिष्क, और स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड है ना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को हम बोलते हैं मेरुरज्जु, इसको कहते हैं मेरुरज्जु। ठीक है, ये दो टॉपिक हमको, दो स्ट्रक्चर जो है इसमें कवर करने हैं। अब नर्वस सिस्टम जो है वो अगर देखा जाए तो हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, क्योंकि हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं, मानव तंत्रिका तंत्र की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो हमारे ह्यूमन बॉडी है इसमें जितनी भी प्रोसेसेस बॉडी के अंदर में होती है वह सभी नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। जितनी भी, इसके साथ में एक और सिस्टम इन्वॉल्व रहता है बॉडी की प्रोसेसेस कंट्रोल करने में, वो है आपका एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें आपका हार्मोन्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, ये दो सिस्टम मिलके हमारे बॉडी के सभी प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। तो आज जो हम कवर करने वाले हैं वो है नर्वस सिस्टम। तो इसमें नर्वस सिस्टम में ब्रेन और इधर में ये स्पाइनल कॉर्ड, ये दो स्ट्रक्चर हमको पढ़ने हैं। और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपके ब्रेन रीजन से बनते हैं, और ब्रेन के जो पार्ट्स है, जो उसके फंक्शंस है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन जो है आता ही आता है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें जो है मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताऊंगा जिसके ऊपर क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है। तो हम लोग सबसे पहले तो हम लोग ब्रेन को देखेंगे। ब्रेन में जो है आप ये मान लीजिए कि कुछ फैक्ट की बात करते हैं हम ब्रेन के बारे में। ठीक है, हमारा ब्रेन जो है ये आप मान लीजिए कि सुपर कंप्यूटर से भी फास्ट है। ठीक है ना, सुपर कंप्यूटर से भी फास्ट है। जैसे अगर मैं स्टोरेज की बात करूं, ठीक है ना, तो ह्यूमन ब्रेन जो है वो एक टाइम में कैन स्टोर मोर देन 25 करोड़ से ज़्यादा इमेजेस जो है एट अ टाइम स्टोर कर सकता है। एक बार में ये 25 करोड़ से ज़्यादा इमेजेस जो है स्टोर कर सकता है। ओके, इतना तो सुपर कंप्यूटर भी नहीं कर पाता। देन उसके बाद एक समय में, एक टाइम पे हम जो है लगभग 70,000 थॉट्स जो है अपने दिमाग में ला सकते हैं। कितनी? 70,000 थॉट्स, 70,000 विचार जो है वो हम एक साथ अपने दिमाग में ला सकते हैं। इतनी कैपेसिटी हमारे ब्रेन की होती है। अब ये जो कैपेसिटी बता रहा हूं मैं, ये कैपेसिटी हमारे ब्रेन की सिर्फ 4% है। मतलब जो एक कॉमन पर्सन जो होता है वो लगभग अपने दिमाग का सिर्फ 4% हिस्सा जो है वो यूज कर पाता है। जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट है जैसे आइंस्टाइन, इन्होंने जो है अपने दिमाग का 5% यूज किया है। यानी सोच लीजिए कि अगर आपने अगर कभी अपने दिमाग का 10-20% अगर यूज कर लिया तो आप इस दुनिया में रहने लायक ही नहीं बचेंगे। आपके लिए ऐसा हो जाएगा कि जो आपने सोचा वो पॉसिबल हो जाएगा, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि ओनली 4% यूज्ड, हम 4% अपने दिमाग का जो है यूज करते हैं। अब मरने के बाद, आफ्टर डेथ, मरने के बाद जो है हमारा ब्रेन जो है वो 7 मिनट तक जिंदा रहता है। कितने मिनट तक? 7 मिनट तक। तो आफ्टर डेथ ब्रेन रिमेन अलाइव फॉर 7 मिनट।
7 मिनट तक के जो है ब्रेन हमारे शरीर के मरने के बाद भी जो है जिंदा रहता है। ठीक है, अब अगर आपको कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि हमारे शरीर का सबसे फास्टेस्ट ऑर्गन कौन सा है, तो आंसर आपका होगा ब्रेन। तो फास्टेस्ट ऑर्गन, सबसे तेज चलने वाला ऑर्गन है। अब सबसे तेज चलने वाला ऑर्गन है तो इसको एनर्जी भी बड़े स्पीड से लगती है ना। और जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में जो मेजर एनर्जी प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर है, जो कंपोनेंट है, जो न्यूट्रिएंट है, वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। लेकिन ब्रेन जो है वो फैट का यूज करता है। ठीक है, तो ये एनर्जी कहां से लेता है? एनर्जी फ्रॉम फैट। जो वसा होता है, जो लिपिड होता है, जो फैट होता है, वहां से ब्रेन जो है ये एनर्जी को प्राप्त करता है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू एज ब्रेन का वेट भी बढ़ते जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी ब्रेन का वेट भी बढ़ते जाएगा एक लिमिट तक। और ब्रेन के वेट के ऊपर हमारी इंटेलिजेंसी, हमारी बुद्धिमत्ता ये डिपेंड नहीं करती है। ऐसा नहीं है किसी का ब्रेन का वेट ज़्यादा है तो वो ज़्यादा होशियार है, या ब्रेन का वेट कम है तो वो कम होशियार है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो बच्चे होते हैं, चाइल्ड के अगर हम ब्रेन के वेट की बात करें तो वो 300 से 400 ग्राम तक का होता है। ठीक है ना। वहीं अगर मान लीजिए हम अगर एडल्ट की बात करें, एडल्ट की अगर बात करें तो एडल्ट में हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं। एक तो आता है मेल और एक तो आता है फीमेल। तो मेल जो होते हैं, पुरुष जो होते हैं, उनमें आप अगर देखेंगे तो आपको 1400 लगभग 1450 ग्राम का ब्रेन आपको देखने को मिलेगा, और फीमेल्स में 1350 ग्राम का वेट का आपको ब्रेन देखने को मिलेगा। पर इसका मतलब, मैंने फिर से रिपीट करूं, इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रेन का वेट कम है तो इंटेलिजेंसी कम है। ठीक है ना। महिलाएं जो है वो हमसे कहीं आगे है इंटेलिजेंसी के मामले में। ठीक है। और अगर देखा जाए तो ये जो वेट है ये अप्रॉक्सीमेटली 2% ऑफ टोटल बॉडी वेट होता है। जितना भी हमारे शरीर का वजन होता है उसका 2% जो है ये ब्रेन का वेट होता है। ओके। और ऑन एन एवरेज अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो एवरेज में आप बोल सकते हैं कि ये 1400 ग्राम का होता है। कितना? 1400 ग्राम का। ठीक है, मेल और फीमेल का स्पेसिफिक, और उसके बाद ऑन एन एवरेज अगर पूछ ले आपको तो आपका आंसर क्या होगा? 1400 ग्राम। ठीक है। अब एक बात यह आती है कि ब्रेन में जो है सबसे ज्यादा अमाउंट में मिनरल कौन सा होता है ना। तो जो मिनरल हमारे ब्रेन में होता है सबसे ज्यादा अमाउंट में, वो है आपका सोडियम। मिनरल जो होता है सोडियम, और ये हाईएस्ट अमाउंट किसी मिनरल का अगर ब्रेन में है तो वो कौन सा है? सोडियम। सोडियम सबसे ज्यादा क्वांटिटी में हमारे ब्रेन के अंदर में प्रेजेंट होता है। ठीक है। इसमें जो है वाटर अगर देखा जाए तो 75% आपको वाटर देखने को मिल जाएगा, है ना। और ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज आपको देखने को मिल जाएगा 20%। और हमारे शरीर में जितनी भी एनर्जी बनती है उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी यूज करने वाला ऑर्गन भी ब्रेन है। ठीक है ना। वो ब्रेन ही है जो सबसे ज्यादा एनर्जी यूज करता है। इसीलिए आप देखिएगा, कभी ऑब्जर्व कीजिएगा कि आप जब स्टडी करते हैं, बहुत ज्यादा अगर पढ़ाई करते हैं, तो उस टाइम पे आपको जो है नींद आने लगती है। एग्जाम पीरियड में बहुत ज्यादा नींद आती है। एज सच नॉर्मल डेज में जब आप पढ़ाई जो है एक एवरेज लेवल पे करते हैं तो आपको उतनी नींद नहीं आती है। क्यों? क्योंकि जब आप पढ़ते होते हो तब आपके ब्रेन को सबसे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और आपके शरीर की मैक्सिमम पोर्शन ऑफ एनर्जी जो बन रही है वो हमारा ब्रेन जो है यूज़ कर लेता है, जिसकी वजह से हमें जल्दी थकान आती है और नींद आने लगती है ना।
तो आप ये बातों को, ये जो फैक्ट्स मैंने बताया, इन फैक्ट में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप जो है इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं ब्रेन के कुछ और इंटरेस्टिंग बातों की। हालांकि ये फैक्ट थे जो आपको, क्योंकि ब्रेन के ऊपर से क्वेश्चन जो है आना तय है, 101% क्वेश्चन, चाहे वो आपका ACF का एग्ज़ाम हो, चाहे वो व्यापम का एग्ज़ाम हो, चाहे वो PSC का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको ब्रेन के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये जो ब्रेन होता है, ब्रेन में असल में होता क्या है? ठीक है, तो जैसे मैं अगर मान लो ये ब्रेन है, ये ब्रेन अगर है, ठीक है ना, ये क्या बनाया मैंने? ब्रेन, मस्तिष्क बनाया हमारा। अगर इसके अंदर देखेंगे हम तो हमें क्या क्या मिलेगा? देखो, इसके अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स रहेंगे। क्या रहेंगे? बहुत सारे न्यूरॉन्स रहेंगे। ये न्यूरॉन बनाया मैंने, ठीक है। और न्यूरॉन के साथ साथ यहां पर बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा? कुछ सेल्स देखने को मिलेगी। ये स्टार पे बना रहा हूं, इसको आप मान लीजिए और एक टाइप की सेल्स है जिसको हम बोलते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स। न्यूरोग्लियल सेल्स। और ये न्यूरोग्लियल सेल्स जो है, ये टोटल में अगर देखा जाए तो 10% के आसपास होती है, और जो न्यूरॉन होते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 90% के आसपास होते हैं। और जो ब्रेन का फंक्शन है, जो ये हमारे बॉडी की प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा है, ये जो मेजर फंक्शन है ब्रेन का, वो न्यूरॉन ही परफॉर्म करते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 90% जो है वो न्यूरॉन भरे हुए हैं, और साथ में जो ब्रेन का फंक्शन है वो भी न्यूरॉन ही परफॉर्म करते हैं। इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि न्यूरॉन जो है, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन, या आप बोल सकते हो नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? न्यूरॉन, ठीक है। और ये दोनों जो है, न्यूरॉन और न्यूरोग्लियल सेल्स, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू में क्या क्या रहेगा? न्यूरोग्लियल सेल्स रहेगी और न्यूरॉन रहेंगे, ठीक है। यहां पर जो है, अब ब्रेन की जो स्टडी होती है, ब्रेन की जो स्टडी होती है, उस स्टडी को हम बोलते हैं न्यूरोलॉजी। क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजी। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड एज न्यूरोलॉजी। और जो लोग इस न्यूरोलॉजी में एक्सपर्ट्स होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट, ठीक है ना। फिर इसके बाद मैंने बता दिया कि आपका जो ब्रेन है ये फास्टेस्ट ऑर्गन है। हमारे शरीर में सबसे तेज चलने वाला कोई अगर ऑर्गन है तो वो क्या है? ब्रेन है, ठीक है। यहां तक बात आपको समझ में आ गई है मेरे ख्याल से। अब देखिए, जो हमारा ब्रेन है वो इतना इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है कि वो हमारे शरीर की सभी एक्टिविटी को, सभी प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा है। इसीलिए भगवान ने उसको सबसे ऊपर रखा हुआ है ना। भगवान ने भी दिमाग लगा के बनाया है ब्रेन को, और दिमाग लगा के उसकी पोजीशन फिक्स किया है। साथ में इसको प्रोटेक्शन भी A+ लेवल का मिला है, क्योंकि ब्रेन जो है, इट इज प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम, मतलब कि खोपड़ी। खोपड़ी जो होती है हमारी, स्कल जो होती है, इसको स्कल भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा ब्रेन जो है, ये एक हड्डी के बने हुए ढांचे के अंदर में बंद है। और ये हड्डी का जो ढांचा है, जिसको हम क्रेनियम या स्कल बोल रहे हैं या खोपड़ी बोल रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मजबूत है। इवन दो आपकी इसकी मजबूती मैं आपको ऐसे बता सकता हूँ कि मान लीजिए कि किसी बॉडी का पोस्टमार्टम अगर हो रहा है, मरने के बाद जो पोस्टमार्टम होता है वो अगर कर रहे हैं,
तो एज सच तो सभी ऑर्गन जो है वो नाइफ से कट जाते हैं, लेकिन ब्रेन को ओपन करना, स्कल को ओपन करने के लिए छेनी हथौड़े का इस्तेमाल करना पड़ता है। इतने आसानी से ये स्कल जो है ओपन नहीं होता है, ब्रेन जो है वो दिखाई नहीं देता है ना। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब ये जो स्कल बोल रहे हैं वो क्रेनियम जो बोल रहे हैं, इसमें क्वेश्चन इस पे आ सकता है कि स्कल में कितनी बोन्स होती है, ठीक है ना। तो कितनी बोन्स होती है, टोटल इसमें 8 बोन्स होती है। कितनी बोन्स होती है, 8 बोन्स होती है। और यहां पर जैसे ब्रेन स्कल जो है, स्कल जैसे ये स्कल है मान लीजिए, तो इसमें कुछ अलग अलग बोन्स है ना। और ये बोन्स जो है आपस में, ये जो जॉइंट है, जिस जॉइंट से ये स्कल की अलग अलग हड्डियां आपस में जुड़ी हुई है, वो जो जॉइंट है वो कौन सा जॉइंट है, फाइब्रस जॉइंट। कौन सा जॉइंट है, फाइब्रस जॉइंट। तो आप ये बोल सकते हैं कि स्कल में 8 हड्डियां होती है, 8 बोन्स होती है, और वो आपस में फाइब्रस जॉइंट से जुड़ी हुई है, ठीक है। अब अगर ब्रेन में आप देखोगे तो आपको ब्लड भी मिलेगा। ब्लड आपको अप्रॉक्सीमेटली कितना मिलेगा, 1.5 से 2 लीटर तक आपको ब्लड जो है देखने को मिलेगा। मतलब जैसे ही ब्रेन इंजर्ड होता है या ब्रेन को ओपन किया जाता है या काटा जाता है या उसको इंजरी लगती है, तो खून की नदियां बह जाती है, क्योंकि इसमें हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड हो जाए, उसमें से 1.5 से 2 लीटर ब्रेन के पास है। क्योंकि जितना ज़्यादा ब्लड सप्लाई होगा उतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल ब्रेन तक पहुंचेंगे। और क्योंकि सबसे फास्टेस्ट ऑर्गन है, सबसे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट उसको है, तो सीधी सी बात है सबसे ज़्यादा ब्लड भी उसके पास जाना चाहिए। तो ब्रेन के पास लगभग 1.5 से 2 लीटर जो है ब्लड जाता है या उसमें रहता है, ऐसा आप बोल सकते हैं। अब इसमें ब्रेन जो है ये तो एक स्कल के अंदर में बंद है, खोपड़ी के अंदर में बंद है, जिससे उसको एक प्रोटेक्शन मिला है। उसके बाद भी उसके अंदर एक और प्रोटेक्शन दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि ये इस टाइप से ये स्कल है, देखिए जैसे ये स्कल है, स्कल जो है मतलब आपका खोपड़ी जो है, इसके अंदर में रहता है ब्रेन। तो ये ब्लू कलर से जो मैंने बनाया है ये है ब्रेन। तो इसको एक प्रोटेक्शन तो मिल गई ये ऊपर की हड्डियों की, जिसको हम बोल रहे हैं स्कल, है ना, एक प्रोटेक्शन ये मिल गई। अब दूसरी प्रोटेक्शन इसको कैसे मिलती है, देखिए इसके ऊपर 3 लेयर होती है, 3 झिल्ली चढ़ी हुई होती है ना, झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर होती है। जैसे मैं ये रेड कलर में ये मैं आंखें इसकी पोज दे रहा हूं, ठीक है, ये एक लेयर हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद मैं ब्लैक कलर से दूसरा लेयर बना देता हूं, ये दूसरी झिल्ली चढ़ी हुई है इसके ऊपर, ठीक है। और उसके बाद फिर से एक तीसरी झिल्ली चढ़ा देता हूं। मतलब 3 झिल्ली के अंदर में, 3 मेम्ब्रेन्स के अंदर में ये जो है आपका ब्रेन बंद होता है। तो इनको हम बोलते हैं मेनिंजेस। इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, मेनिंजेस। क्या बोलते हैं, मेनिंजेस। मेनिंजेस मतलब आप क्या बोल सकते हो, झिल्ली। क्या बोल सकते हो, झिल्ली। ये प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। मतलब अगर ये खोपड़ी फूट भी गई है ना, तो भी अगर कोई झटका लग रहा है, कोई मैकेनिकल जर्क, कोई धक्का अगर लग रहा है, तो ये मेनिंजेस जो है ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। वो झटके को डायरेक्टली ब्रेन तक पहुंचने नहीं देती है, क्योंकि इन ब्रेन के बीच में फ्लूइड भी भरा हुआ होता है, जो कि शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। करेक्ट। इसके बाद देखिए ये जो मेनिंजेस है इसमें 3 लेयर है। ये रेड वाली सबसे अंदर वाली लेयर है, ठीक है। ये अंदर वाली जो लेयर है, यहां पे बनाता हूं मैं, ये अंदर वाली जो लेयर है इसको हम बोलते हैं पिया मैटर या पाया मैटर। क्या बोलते हैं, पाया मैटर। इसको याद कैसे रखेंगे आप, इसको हम पाया बोलते हैं, लेकिन मैं आपको पढ़ना सिखाऊंगा पिया।
पिया मतलब पिया घर आया वाला जो गाना होता है ना, उसमें पिया मतलब आप समझ गए, पिया मतलब, और पिया को जो है हम छुपा के रखते हैं, हम अपने घर के अंदर रखते हैं। ऐसा तो नहीं कि कोई आया बोला कि आपका पिया दिखाओ, तो अब हमने भेज दिया, जा रहे भाई इसके सामने, है ना। तो हम अपने पिया को, हम अपने लवर को जो है छुपा के रखते हैं, घर के अंदर रखते हैं। तो उस पर याद रखेंगे आप कि पिया जो है सबसे अंदर की लेयर को हम बोलते हैं, ठीक है। दूसरी जो ब्लैक कलर में मैंने लाइन बनाया हूं, इसको हम बोलते हैं अरेक्नॉइड मैटर। क्या बोलते हैं? अरेक्नॉइड मैटर, और हिंदी में इनको यही कहा जाता है। और जो सबसे बाहर वाली ब्लू कलर में लाइन है, ब्लू कलर में जो लेयर है, उसको हम बोलते हैं ड्यूरा मैटर, और ये सबसे स्ट्रॉन्ग होती है इन तीनों में, ठीक है ना। अब ये तीनों क्या है? ये मेनिंजेस है। तो देयर आर 3 मेनिंजेस विच प्रोटेक्ट द ब्रेन, पाया मैटर, अरेक्नॉइड मैटर और ड्यूरा मैटर, ठीक है ना। ड्यूरा को हम याद रखेंगे कैसे, कि जितने भी एक्सटीरियर पेंट्स आते हैं जो घर के बाहर लगाए जाते हैं, वो ड्यूरेबल होते हैं, टिकाऊ होते हैं, तो आप याद रखेंगे ड्यूरा। और पिया को तो आप बचा ही लेंगे, पिया तो आपका घर के अंदर ही रहेगा, मतलब सबसे अंदर वाली लेयर जो है वो पिया मैटर होगी, ठीक है ना। अब यहां पर ये जो मेनिंजेस है, कभी कभी ऐसा होता है कि इनमें जो है किसी टाइप का कोई इन्फेक्शन हो जाए, मेनिंजेस में किसी टाइप का कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो इसकी वजह से इन मेनिंजेस में इन्फ्लेमेशन आ जाता है, सूजन आ जाती है ना। और अगर मेनिंजेस में अगर इन्फ्लेमेशन आ जाए तो हम इसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस। क्या बोलते हैं? मेनिंजाइटिस। क्या बोलते हैं? मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस जो है, एग्जाम्पल बताओ आपको, तो आपने एक नाम सुना होगा इतिहास में, राजा राजमोहन राय। राजा राजमोहन राय की जो मौत हुई थी वो मेनिंजाइटिस की वजह से ही हुई थी। राजा राजमोहन राय जो थे, उनकी मौत मेनिंजाइटिस से हुई थी, मतलब उनके ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया था। ब्रेन में इन्फेक्शन मतलब कि आपका मेनिंजाइटिस में इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से वहां पर सूजन आ गई थी, और वो सूजन जो है वहां के वैद्य जो है समझ नहीं पाए इस बीमारी को, जिससे उनकी अकस्मात मौत हो गई, ठीक है ना। तो ये जो पिया मैटर जो है, इसको मैंने रेड कलर से बनाया हूं। रेड कलर से मैंने क्यों बनाया हूं? क्योंकि इसके अंदर में ब्लड वेसल्स रहती है, रक्त धमनियां होती है। मतलब आप ये बोल सकते हो, क्वेश्चन इस पे बन सकता है कि ब्लड वेसल कौन सी लेयर में होता है, या कौन सी मेनिंजाइटिस में, कौन सी मेनिंजेस में ब्लड वेसल होती। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? पिया मैटर। कौन सा मैटर? पिया मैटर। ओके, तो यहां पर ये ब्रेन की प्रोटेक्शन की बात हो गई। अब हम बात करते हैं न्यूरॉन की, क्योंकि ब्रेन में मैंने आपको बताया 2 टाइप की सेल आपको देखने को मिलेगी। एक तो रहेगी आपकी न्यूरॉन, और दूसरी आपकी क्या रहेगी? न्यूरोग्लियल सेल। क्या रहेगी? न्यूरोग्लियल सेल। और ये जो न्यूरॉन है, ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है। तो हम अब बात कर रहे हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन को जो है कई बुक्स में नर्व सेल भी कहा गया है ना। तो इसको हम बोलते हैं तंत्रिका कोशिका। क्या बोलते हैं? तंत्रिका कोशिका। ओके, और जैसे मैं आपको अभी तक 2-3 बार बता चुका हूं कि ये जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन। ये क्यों स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, ये मैं आपको बता दूंगा कि स्ट्रक्चरल इसलिए क्योंकि 90% ब्रेन जो है आपका न्यूरॉन से बना हुआ है, और जो भी आपके ब्रेन का फंक्शन है वो कौन परफॉर्म कर रहा है? न्यूरॉन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन जो है ये बन जाता है कि भैया आपके ह्यूमन बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट सेल कौन सी है ना। तो न्यूरॉन जो है इट इज द लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की
सबसे बड़ी सेल कौन सी है, तो वो है आपकी न्यूरॉन, ठीक है ना। और इसके साथ साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और जुड़ा हुआ है कि न्यूरॉन के पास जो है रीजनरेशन का पावर नहीं होता है, या फिर मिनिमम होता है, ऐसे बोल सकते हैं। तो न्यूरॉन हैविंग मिनिमम रीजनरेशन पावर, मतलब एक न्यूरॉन अगर है तो ये न्यूरॉन खुद से डिवाइड होकर दो न्यूरॉन में नहीं बदल सकता, जैसे हमारे बॉडी की बाकी सेल्स करती है ना। एक से दो न्यूरॉन नहीं बन सकते, रीजनरेशन इसका नहीं होता है। न्यूरॉन जो है ये डिवाइड नहीं होते हैं। अब ये डिवाइड क्यों नहीं होते भैया, है ना, तो इसको हम बोल सकते हैं नो सेल डिवीजन। सेल डिवीजन इसमें होता नहीं है। अब मिनिमम रीजनरेशन पावर बोलने का मतलब ये है कि न्यूरॉन सेल डिवीजन नहीं कर सकता, मतलब वो एक से दो नहीं बन सकता खुद से। अब न्यूरॉन क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट सेल है हमारे बॉडी का, जो पूरे बॉडी के एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है, फिर भी उसके पास रीजनरेशन पावर नहीं है, वो डिवाइड नहीं हो सकता है। तो ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण सेल डिवाइड नहीं हो सकता? वंस अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन बनता है इस पे, है ना। इसके पीछे क्या रीजन है कि न्यूरॉन के पास सेंट्रोसोम नहीं होते हैं, नो सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो है ये सेल डिवीजन की जो प्रोसेस है, विभाजन की जो प्रोसेस है, उसको शुरुआत करते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं कौन? सेंट्रोसोम। और सेंट्रोसोम को हम हिंदी में क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम को हम हिंदी में कहते हैं तारक केंद्र। क्या कहते हैं? तारक केंद्र। तो तारक केंद्र नहीं होने की वजह से न्यूरॉन का विभाजन नहीं हो पाता है, सेल डिवीजन नहीं हो पाता है, ठीक है। अब आप एक क्वेश्चन इसके ऊपर से ये ट्रिकी क्वेश्चन बनता है कि भैया जो ब्रेन ट्यूमर होता है, ठीक है, ब्रेन ट्यूमर जो होता है उसमें ब्रेन में ट्यूमर हो रहा है, और ट्यूमर का मतलब क्या होता है? ट्यूमर का मतलब होता है कि बहुत सारी सेल जो है ये डिवाइड होती है एक नॉर्मल रेट से ज़्यादा रेट में, नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा स्पीड में डिवाइड होती है, और एक एक्स्ट्रा मास बन जाता है सेल का। अब हम यहाँ बोल रहे हैं कि न्यूरॉन का सेल डिवीज़न नहीं होता है, उसके बाद भी ब्रेन में ट्यूमर हो जाता है, तो ये ट्यूमर कौन सी सेल बना रही है? तो ये ट्यूमर कौन सी सेल बना रही है? ये बना रही है आपकी न्यूरोग्लियल सेल्स। न्यूरोग्लियल सेल्स जो है ये डिवाइड हो सकती है, न्यूरॉन डिवाइड नहीं हो सकता। और न्यूरोग्लियल सेल्स जो है ये अपने आप को जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेट से मल्टीप्लाई करने लगती है, बढ़ने लगती है, तब ये हमारे ब्रेन के अंदर में एक ट्यूमर का रूप ले लेती है, जिसको हम बोलते हैं ब्रेन ट्यूमर। बात समझ में आ गई आपको? ब्रेन ट्यूमर कैसे हो रहा है ना? क्योंकि हम ये बोल रहे हैं कि भैया ब्रेन न्यूरॉन जो है वो डिवाइड नहीं हो सकते, और हम एक साइड ये भी कह रहे हैं कि ब्रेन में ट्यूमर भी होता है। तो ट्यूमर जो है वो और कुछ नहीं है, सेल का गुच्छा है, एक अलग से गठान बन जाती है। अब वो जो सेल का गुच्छा बन रहा है वो डिवाइड करने वाली सेल ही बना सकती है, और ब्रेन में ऐसी कौन सी सेल है जो डिवाइड हो सकती है? वो है आपकी न्यूरोग्लियल सेल्स, जो कि सपोर्टिंग सेल्स है, न्यूरॉन को सपोर्ट करती है, न्यूरॉन को न्यूट्रिशन देती है, न्यूरॉन को ऑक्सीजन देती है, क्योंकि न्यूरॉन जो है वो खुद में एनर्जी बना सकता है, ठीक है। दूसरी बात ये कि कई बार क्वेश्चन ऐसे बन जाता है, और कई बार पूछा भी है कि टोटल नंबर ऑफ न्यूरॉन, टोटल नंबर ऑफ न्यूरॉन इन ह्यूमन, मानव में कितने न्यूरॉन्स होते हैं? मानव में कितने न्यूरॉन्स होते हैं? तो टोटल न्यूरॉन्स होते हैं 100 बिलियन। कितने होते हैं? 100 बिलियन। लेकिन आप ये बात जान लीजिए कि अगर 100 बिलियन न्यूरॉन
काम अगर करने लगे तो हम तो जो है 100 आइंस्टाइन के बराबर हो जाएंगे, है ना। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे दिमाग का सिर्फ हम 4% यूज करते हैं। तो इसमें से जो एक्टिव न्यूरॉन जो होते हैं, एक्टिव न्यूरॉन कितने होते हैं? मात्र 10 बिलियन। 100 बिलियन में से 10 बिलियन जो है न्यूरॉन एक्टिव होते हैं, और यही एक्टिव न्यूरॉन जो है वो हमारे इंटेलिजेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारे बॉडी की जो एक्टिविटीज़ है उसको परफॉर्म करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पूरे के पूरे 100 बिलियन न्यूरॉन जो है ये एक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि भैया इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, रीजनरेशन पावर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। क्यों रीजनरेशन पावर नहीं है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, और ये काउंट के ऊपर नंबर पे क्वेश्चन भी आ चुका है। तो आप जो है इन पॉइंट्स को याद रखेंगे, क्योंकि दोबारा इस पे क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है, ठीक है। न्यूरॉन जो है अगर आप देखें तो जैसे हमारे घर में फैन लगा हुआ होता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि हमारे घर में ये फैन है, ओके, ये फैन है मान लीजिए। अब ये फैन जो है, इधर में एक स्विच बोर्ड होता है जिसमें बटन्स होती है, स्विच होती है, ठीक है। ये स्विच जो है, इन स्विच में से एक वायर जो है ये निकलकर इस फैन में आके लगता है। अब जब भी हम स्विच को ऑन करते हैं ये फैन रोटेट करना शुरू कर देता है, घूमना शुरू कर देता है। जैसे ही हम स्विच को ऑफ करते हैं ये फैन घूमना बंद कर देता है। इसका मतलब है कि यहां से कुछ ना कुछ तो है जो आ रहा है और इस फैन में एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है। तो क्या आता है? करंट आता है। तो ऐसा ही एक टाइप का करंट हमारे शरीर में भी फ्लो होता है ना। हमारे शरीर में भी फ्लो होता है, और वो स्ट्रक्चर्स जो इस करंट को, जो हमारे शरीर में करंट होता है उसको लेकर जाते हैं हमारे शरीर के ऑर्गन्स के पास, ठीक है। तो ब्रेन से ऑर्गन, या फिर इसका उल्टा भी बोल सकते हैं आप, ऑर्गन से ब्रेन, यहां तक जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, ट्रांसमिट होती है, ब्रेन से ऑर्गन तक इंफॉर्मेशन पहुंचती है या फिर ऑर्गन से ब्रेन तक पहुंचती है। तो ये किसके थ्रू पहुंचती है? ये पहुंचती है न्यूरॉन के थ्रू। तो न्यूरॉन जो है हमारे शरीर में वायर जैसा काम करते हैं। वो सिग्नल को, इंपल्सेस को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके हाथ में अगर चींटी काट दे या मच्छर काट दे और आप गहरी नींद में है उस टाइम पे, तो भी आपको पता चल जाता है कि मेरे उल्टे हाथ की तीसरी नंबर की उंगली पे जो है चींटी ने काटा है। तो वो कैसे पता लग गया? तो चींटी के काटने की वजह से जो दर्द हुआ है, जो पेन हुआ है, उसका जो सिग्नल है, उसकी जो इंफॉर्मेशन है, उसका जो इंपल्स है, वो न्यूरॉन्स के थ्रू होते हुए आपके ब्रेन तक पहुंचता है, जिससे आपको ये जानकारी मिलती है कि मेरे उल्टे हाथ की तीसरी नंबर की उंगली पे कुछ तो भी दर्द हो रहा है। तो वो इंफॉर्मेशन कौन लेके गया? न्यूरॉन लेके गया। तो न्यूरॉन जो है वो हमारे शरीर में इंफॉर्मेशन या इंपल्सेस ट्रांसमिट करने का काम करते हैं एक जगह से दूसरे जगह। अब ब्रेन से ऑर्गन या ऑर्गन से ब्रेन, दोनों जगह पे ले जा सकते हैं। अब ऐसे न्यूरॉन जो ब्रेन से ऑर्गन तक इंफॉर्मेशन लेकर जाते हैं, इनको हम बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? मोटर न्यूरॉन, ठीक है। और ऐसे न्यूरॉन्स जो ऑर्गन से लेकर ब्रेन तक इंफॉर्मेशन लेकर जाते हैं, उनको हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। तो आपके शरीर में सेंसरी न्यूरॉन भी है और मोटर न्यूरॉन्स भी है। सेंसरी न्यूरॉन क्या करेंगे
कि जो आपको चींटी काटी थी उसका इंफॉर्मेशन, उसकी इम्पल्स जो है ये आपके ऑर्गन, मतलब यहाँ पे इस केस में कौन सा हो गया ऑर्गन, हैंड, यहाँ से जो है ब्रेन तक लेकर जाएगी या नर्वस सिस्टम तक, मतलब ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड भी हो सकता है ये, ठीक है। तो मतलब नर्वस सिस्टम तक ले जाएगी और उसके बाद आपका राइट हैंड जो है वो लेफ्ट हैंड की तीसरी उंगली पर जाकर उस मच्छर को मारने की कोशिश करता है। इसका मतलब ब्रेन से एक दूसरा ऑर्डर गया, वो ऑर्डर कहाँ गया, राइट हैंड पे, और राइट हैंड में एक्टिविटी हुई और वो ऑर्गन, मतलब राइट हैंड जो है वो लेफ्ट हैंड की तरफ जाकर उस मच्छर को मारने की कोशिश करेगा। तो वो जो इंफॉर्मेशन राइट हैंड तक गई है वो किसके थ्रू गई है, मोटर न्यूरॉन के थ्रू। बात समझ में आ गई आपको? मेरे ख्याल से यहां तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि न्यूरॉन क्या काम करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद कई बार जो प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है ब्रेन के पार्ट्स के ऊपर। बहुत बार क्वेश्चन आता है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, ब्रेन के पार्ट्स और उसके फंक्शन। तो ब्रेन के मेजरली 3 पार्ट हैं, ब्रेन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला जो है उसको कहा जाता है फोर ब्रेन। क्या कहा जाता है, फोर ब्रेन। और फोर ब्रेन को हिंदी में कहते हैं अग्र मस्तिष्क। क्या कहते हैं, अग्र मस्तिष्क, ठीक। फिर इसके बाद दूसरा जो है उसको कहते हैं हम मिड ब्रेन। क्या कहते हैं, मिड ब्रेन। और मिड ब्रेन को हम बोलते हैं मध्य मस्तिष्क। क्या कहते हैं, मध्य मस्तिष्क। तीसरा जो है उसको कहते हैं हम हाइंड ब्रेन या हिंड ब्रेन, कई लोग कहते हैं, ठीक है। और ये जो हाइंड ब्रेन होता है इसको हम हिंदी में कहते हैं पश्च मस्तिष्क। तो ये मेजरली 3 पार्ट है। तो आपको अगर क्वेश्चन आ जाए कि ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, 4 ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, 3 पार्ट होते हैं। अब इनमें जो है अगर साइज के हिसाब से देखा जाए, साइज के हिसाब से कई बार क्वेश्चन बनता है कि भैया सबसे बड़ा साइज किसका होता है इन तीनों में, या सबसे छोटा साइज किसका होता है इन तीनों में। तो अगर मैं सीक्वेंस बनाऊं तो सबसे बड़ा जो होता है वो होता है 4 ब्रेन, ठीक है। उससे छोटा जो होता है वो होता है हाइंड ब्रेन, और सबसे छोटा होता है मिड ब्रेन। ये सीक्वेंस को आप याद रखेंगे साइज के अकॉर्डिंग। सबसे बड़ा साइज किसका है, 4 ब्रेन का। सबसे छोटा साइज किसका है, मिड ब्रेन का, ठीक है ना। बीच का तो पूछेगा नहीं, पूछेगा या तो सबसे बड़ा साइज या तो सबसे छोटा साइज। तो 4 ब्रेन मतलब ब्रेन के सामने का हिस्सा, मिड ब्रेन मतलब बीच वाला हिस्सा, और हाइंड ब्रेन मतलब पीछे वाला हिस्सा, है ना। ये 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है किसको, ब्रेन को। अब यहां पे 4 ब्रेन में फिर से 3 पार्ट आ जाते हैं, ठीक है ना। एक को हम बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं, थैलेमस। नाम ऐसे ही रहेंगे, हिंदी में भी थैलेमस ही कहते हैं। थैलेमस के बाद दूसरा स्ट्रक्चर होता है हाइपोथैलेमस। यहीं पे हाइपो लगा देना है, ठीक है ना। और यहां पे तीसरा जो आ जाएगा वो रहेगा आपका सेरिब्रम। क्या रहेगा, सेरिब्रम। यहां पे सेरिब्रम को हम हिंदी में कहते हैं प्रमस्तिष्क। क्या कहते हैं, प्रमस्तिष्क। तो 3 पार्ट है 4 ब्रेन के, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम। याद रखिएगा क्वेश्चन इस पे पूछता है कि थैलेमस ब्रेन के किस हिस्से का पार्ट है, तो क्या आंसर रहेगा आपका, 4 ब्रेन। सेरिब्रम किस हिस्से का पार्ट है, 4 ब्रेन। या 4 ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम। इसके बाद हाइंड ब्रेन।
हाइंड ब्रेन के भी 3 पार्ट हैं। पहला जो पार्ट है उसको बोलते हैं हम पॉन्स वेरोली, कई बुक में इसको पॉन्स भी लिखा हुआ है, पॉन्स वेरोली, ठीक है ना, इसको हिंदी में भी पॉन्स वेरोली ही कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा जो पार्ट है वो है मेडुला ऑब्लंगटा, मेडुला ऑब्लंगटा, क्या है, मेडुला ऑब्लंगटा, हिंदी में यही कहते हैं। इन दोनों को मिलाकर पॉन्स वेरोली या पॉन्स बोलेंगे उसको, और मेडुला ऑब्लंगटा, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम। क्या कहते हैं, ब्रेन स्टेम, ठीक है। और तीसरा जो पार्ट है हाइंड ब्रेन का वो है सेरिबेलम। देखो यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। ये है आपका सेरिब्रम, जिसको हम बोलते हैं प्रमस्तिष्क, और ये जो है आपका सेरिबेलम, जिसको छोटा दिमाग कहा गया है ना। और इसका हिंदी में नाम है अनुमस्तिष्क। क्या नाम है, अनुमस्तिष्क, ठीक है ना, जिसको हम छोटा दिमाग, मुन्ना भाई MBBS में सर्किट बोलता है, भाई पीछे मत मारो, पीछे जो है छोटा दिमाग होता है, तो पीछे में सेरिबेलम होता है। बढ़िया इसका फंक्शन है, हम इसके बारे में बात करेंगे, और गारंटी है कि मेरे इस वीडियो देखने के बाद आप जो है ब्रेन से आने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर जो है वो 100% करेक्टली दे पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूछने वाले 2 सेक्शन बता दिया आपको। एक तो पार्ट्स ऑफ ब्रेन पे पूछ सकता है, या इनके नाम दे सकता है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, या पॉन्स वेरोली, मेडुला ऑब्लंगटा, या सेरिबेलम। इन 6 में से पूछ लेगा कि भैया ये किसका हिस्सा है, या ब्रेन स्टेम पूछ लेगा कि ब्रेन स्टेम किसका हिस्सा है। आपको पता होना चाहिए कि पॉन्स और मेडुला ऑब्लंगटा को मिला के हम क्या बोलते हैं, ब्रेन स्टेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रेन स्टेम। अब सबसे पहले हम बात करेंगे हाइंड ब्रेन की, पीछे से चलते हैं हम, ठीक है, पीछे से चलते हैं। तो हाइंड ब्रेन की बात करेंगे, हाइंड ब्रेन में जितने पार्ट्स हैं उनकी बात करेंगे। तो देखिए आप, बात कर रहे हैं हम किसकी, हाइंड ब्रेन की। तो हाइंड ब्रेन में सबसे पहले जो पार्ट आता है वो है सेरिबेलम। क्या, सेरिबेलम पहला पार्ट। अब इस सेरिबेलम को हिंदी में क्या कहते हैं बता दिया, अनुमस्तिष्क, ठीक है। इसको और एक नाम से जानते हैं, और एक नाम से क्या जानते हैं, लिटिल ब्रेन। क्या बोलते हैं, लिटिल ब्रेन, मतलब कि छोटा दिमाग। कौन सा दिमाग, छोटा दिमाग। किसको कहते हैं, सेरिबेलम को क्वेश्चन पूछ सकता है, लिटिल ब्रेन किसे कहते हैं, लिटिल ब्रेन किसे कहते हैं, सेरिबेलम को। सेरिबेलम को एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम से जानते हैं, ट्री ऑफ लाइफ। इसे हिंदी में कहते हैं जीवन का पेड़। क्या कहते हैं, जीवन का पेड़। इसको जीवन का पेड़ क्यों कहते हैं ये हम थोड़ी देर बाद समझ जाएंगे, ठीक है। ये दोनों नाम से जानते हैं, क्वेश्चन पूछ सकता है। ट्री ऑफ लाइफ किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, सेरिबेलम को कहते हैं, ठीक है। अब इसके अगर सेरिबेलम के फंक्शंस की बात करें कि ये कौन कौन से काम करता है, तो सबसे पहला काम जो है ये करता है बॉडी को बैलेंस करना। बॉडी को बैलेंस करना, जो हमारे शरीर का बैलेंस बना हुआ है, हम जो सीधे खड़े रह पा रहे हैं, है ना, हम जो अपने हिसाब से एक पैर आगे बढ़ाते हैं, एक पैर पीछे, फिर उसके बाद दूसरा पैर आगे, पहला पैर पीछे, है ना, डांस कर पाते हैं, तो ये सब जो है बॉडी बैलेंस वाली बात है। और सेरिबेलम का सबसे मेजर फंक्शन क्या है, बॉडी बैलेंस। और यहां पर आप देखिए कि जो ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक करने के बाद जो है वो लड़खड़ा के चलते हैं। लड़खड़ा के क्यों चलते हैं, क्योंकि जो अल्कोहल होता है वो अल्कोहल डायरेक्टली सेरिबेलम को अफेक्ट करता है, और सेरिबेलम को अफेक्ट कर रहा है तो वो
बॉडी के बैलेंस को अफेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से वो पर्सन जो है लड़खड़ा के चलता है, सीधा नहीं चल पाता है, वो अपने बॉडी के बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाता है। इसीलिए ड्रंक एंड ड्राइव के ऊपर फाइन है। आप ड्रिंक करके जो है गाड़ी नहीं चलाते, क्योंकि गाड़ी चलाने के लिए बैलेंस चाहिए, आपका बैलेंस ही नहीं है तो एक्सीडेंट होना तो तय है ना। और इसको याद रखने का एक और ट्रिक है, यहां देखिए सेरिबेलम में इतने वर्ड को देखिए। बेल, बेल माने घंटी, घंटी माने क्या निकलता है घंटी से? साउंड, है ना। साउंड को हम कनेक्ट करते हैं म्यूजिक से, और म्यूजिक को हम कनेक्ट कर सकते हैं डांस से। अब डांस करते टाइम पर या डांसर्स जो होते हैं उनका बॉडी बैलेंस सबसे अच्छा होता है, क्योंकि नाचते समय हमें सबसे अच्छे बॉडी बैलेंस की जरूरत पड़ती है। तो आप बेल से साउंड, साउंड से म्यूजिक, म्यूजिक से डांस, और डांस से आप याद रखेंगे बॉडी बैलेंस को। ये हो गया इसका पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन जो है इसका है मसल मूवमेंट। जो हमारी मसल्स है, जो स्केलेटल मसल्स है, जो हड्डियों के पास में हमारी मसल है, उस मसल के मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? सेरिबेलम। इसको हम कहते हैं पेशीय संकुचन, पेशीय संकुचन, है ना। तो कौन सी मसल कब मूवमेंट करनी है, कितनी मूवमेंट करनी है, कहां पर मूवमेंट करनी है, ये सब ऑर्डर कौन देगा या कंट्रोल कौन रखेगा? सेरिबेलम। ठीक है। यहां पर एक बात मैं आपको बता दूं कि जो अल्कोहल होता है वो सेरिबेलम को तो अफेक्ट करता ही करता है, साथ में वो एक और स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है जिसका नाम है थैलेमस। थैलेमस को भी जो है अल्कोहल अफेक्ट करता है। ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन आ जाए अल्कोहल किस किस को अफेक्ट करता है, तो दो ऑप्शन रहेंगे, दो आंसर रहेंगे, सेरिबेलम और सेरिबेलम और थैलेमस। अब देखो यहां पर क्या होता है कि थैलेमस जो है ये पेन को कंट्रोल करता है। अब थैलेमस पे अल्कोहल अगर अफेक्ट कर रहा है, और मान लीजिए किसी पर्सन ने ड्रिंक करके अगर एक्सीडेंट कर दिया, तो पब्लिक उसको मारने को आ जाती है, क्योंकि पहली बात तो ड्रिंक किया है, ड्राइव किया है, तो बॉडी बैलेंस बिगड़ गया, बॉडी बैलेंस बिगड़ गया तो ड्राइव प्रॉपर नहीं कर पाया, ड्राइव प्रॉपर नहीं कर पाया तो एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट होने के बाद क्या हुआ कि वहां पे आसपास की जो पब्लिक है उसने आकर उसकी धुलाई चालू कर दी, लेकिन उसको पता ही नहीं चल रहा है कि मेरी धुलाई हो रही है। क्यों? क्योंकि पेन ही नहीं हो रहा है उसको, क्योंकि अल्कोहल ने थैलेमस को भी अफेक्ट किया है, इसकी वजह से उसको पेन नहीं हो पा रहा है। अब पेन का पता ही नहीं चल रहा है। पेन कब पता चल रहा है? जब उतर गई तब। पूरे हाथ पांव में दर्द हो रहा है, जहां जहां से ब्लीडिंग हुई वहां पे सूजन आ गई है, अब वहां पे जो है बॉडी पेन उसको बहुत ज्यादा होने लगा है। तीसरा जो फंक्शन है वो है स्पीकिंग, बोलना। ठीक है। जो हम लोग बोल पाते हैं वो किसकी वजह से बोल पाते हैं? सेरिबेलम की वजह से। इसीलिए ड्रिंक करने के बाद जबान भी लड़खड़ा जाती है, चाल तो बिगड़ जाती है, जबान भी लड़खड़ा जाती है, क्योंकि सेरिबेलम को अल्कोहल अफेक्ट करता है। तो आप जो है इन तीनों को अल्कोहलिज्म से कनेक्ट करके याद रखेंगे, तो आपको बराबर तीनों फंक्शन याद रहेंगे। किसके? सेरिबेलम के। ठीक है ना। अब यहां पे मैं आपको बोला था कि ये ट्री ऑफ लाइफ सेरिबेलम को क्यों कहा जाता है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो आप देखिए इस पर समझ गए होंगे आप कि अगर हम सीधे खड़े हैं, अगर हमारा बॉडी बैलेंस मेंटेन है, तो वो किसकी वजह से है? सेरिबेलम। हम एक पेड़ की तरह खड़े हैं, एक सीधे खड़े हैं पेड़ की तरह। अगर ये सेरिबेलम काम न करे तो ये पेड़ जो है धराशायी हो जाएगा, हमारा बॉडी बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसीलिए इसको ट्री ऑफ लाइफ भी कहा गया है। क्या कहा गया है? ट्री ऑफ लाइफ। ये हो गया आपका पहला स्ट्रक्चर, सेरिबेलम। ठीक है। दूसरा जो स्ट्रक्चर है हाइंड ब्रेन के अंदर में वो है मेडुला ऑब्लंगटा। कौन सा? मेडुला ऑब्लंगटा। ठीक है ना। मेडुला ऑब्लंगटा जो है
ये हाइंड ब्रेन में आने वाला दूसरा स्ट्रक्चर है।